हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और आज हाइड्रोकार्बन का अगला लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने एल्केन ख़त्म किया था, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको एल्केन के जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन भी दिए थे, 1 से लेके 55 तक के क्वेश्चन आपको करने थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने वो किए होंगे, करने की कोशिश करी होगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस उनमें से ऐसे भी है जो आगे के टॉपिक से रिलेटेड है, यानी एल्कीन और एल्काइन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो उनकी बात जैसे ही हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी, समझ में आती जाएगी। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीएलसी आपके साथ है, आपके साथ थी, आपके साथ रहेगी, ठीक है। फिर हम आज बात करते हैं भाई हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एल्कीन और एल्काइन, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन को हम एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। एक साथ का मतलब है क्योंकि भाई ये दोनों के दोनों जो है वो क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक तरीके से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों के गुण जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर से होंगे, ठीक है ना, लगभग एक जैसे होंगे गुण। ये भी असंतृप्त है, ये भी असंतृप्त है, इसमें भी पाई बॉन्ड है और एल्काइन में भी क्या है, पाई बॉन्ड है। तो दोनों के गुण लगभग क्या करते हैं भाई, मैच करते हैं, एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो। तो एल्कीन और एल्काइन हमें पढ़ना है, ठीक है। तो भाई वही बात, सिक्वेंस अपनी वही होती है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, बनाने की विधियां पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और फिर रासायनिक गुण पढ़ते हैं। तो मतलब ये 3 पॉइंट ही हमें हर टॉपिक में डिस्कस करना होता है। रासायनिक गुण हो गए, बनाने की विधियां हो गई कि प्रयोगशाला में कौन कौन से मेथड से हम बना सकते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, भौतिक गुण हो गए, ठीक है ना। तो इसकी बात करेंगे एल्कीन और एल्काइन में, ठीक है ना। तो भाई देखना जरा कि एल्कीन कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको बताने हैं, है ना। वैसे तो आप जानते हो अच्छे से। और एल्काइन अगर मैं देखूं तो सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CnH2n। ये एल्कीन का सूत्र होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक। ये सामान्य सूत्र हो गया। n की वैल्यू जो है वो कम से कम कितनी होगी, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू 1 नहीं लेनी है। यहाँ पर भी n की वैल्यू कम से कम कितनी होगी, 2 होगी, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फिर देखना जरा, यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड आए तो 1 पाई 1 सिग्मा। यहाँ पर जो है वो 2 तो अपने पास पाई बॉन्ड होंगे, एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में भाई देखो जरा कि बॉन्ड लेंथ का आपको पता ही है कि भाई डबल बॉन्ड जो है ना, डबल बॉन्ड ये वाला जो है बॉन्ड ऑर्डर जितना, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो भाई बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है, बंद लंबाई उतनी ही कम होती है। ये वाला बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से क्या होगी, छोटी होगी। इसको ऑलिफिनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ऑलिफिनिक बंध, है ना। क्योंकि भाई ये जो एल्कीन है इनको पहले ऑलिफिन्स बोला जाता था। ऑलिफिन्स क्यों बोलते थे, ऑलिफिन्स? ऑलिफिन्स का मतलब होता है भाई ऑयल लाइक सब्सटेंस, ऑयल लाइक सब्सटेंस। ऑयल लाइक का मतलब है तेल जैसे पदार्थ, यानी इनको स्पर्श करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तेल हो, है ना, तेलीय पदार्थ हो, तो ऑयल लाइक सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये हो गई भाई अपने पास जनरल बातें एल्कीन और एल्काइन की। क्लियर है बात। अब भाई देखो जरा, हम बात कर लेते हैं एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, बेसिकली, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है एक तरीके से इनका आप बोल सकते हो कि भाई जो फिजिकल स्टेट है वो कौन सी होगी, ठीक है। फिजिकल स्टेट के बाद में जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ठीक है, और विलयता कैसी होगी, इन सारी बातों को हमें देखना है। तो भाई देखो जरा कि ये देखा जाता है कि इनके 2 से लेके 4 तक के सदस्य, 2 से 4 तक के सदस्य, यानी कार्बन 2 से कार्बन 4 तक के जो मेंबर होते हैं ये गैसीय स्टेट में होते हैं, गैस होते हैं, ठीक है। फिर कार्बन 5 से लेके कार्बन 17 तक, ठीक है ना, ये जो है वो किस में होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है एक तरीके से। और 17 से ज्यादा कार्बन जो है वो किस स्टेट में होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे। और सॉलिड भी कैसे भाई, वैक्सी सॉलिड, ठीक है, मतलब मोम जैसे ठोस, मुलायम ठोस होंगे, ठीक है ना। तो ये आगे फिजिकल स्टेट।
बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो जैसे हमने एल्केन में पढ़ा था ऑलमोस्ट वैसा ही है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट जो है ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, मॉलिक्यूलर वेट के, अणुभार के समानुपाती होता है। अगर अणुभार बिल्कुल वैसा ही है जैसा एल्केन में पढ़ा था एक तरीके से, ठीक है ना। और फिर मेल्टिंग पॉइंट जो है ये भी जनरली अणुभार के समानुपाती आता है, क्योंकि भाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, ये तो बेसिकली पैकिंग पर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कैसे पैक्ड है, मॉलिक्यूल कितने पास पास है। तो ये चीज जो है वो हमें क्या करनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है। बॉइलिंग पॉइंट में एक आइडिया हम लगा सकते हैं, ओके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मैंने आपको बताया था, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वांडरवाल फोर्स के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट है ना, वांडरवाल अंतः अणुक आकर्षण बलों के समानुपाती होते हैं, अंतः अणुक आकर्षण बल है ना, इनके समानुपाती होते हैं। और अंतः अणुक आकर्षण बल जो है ये समानुपाती होता है किसके, ये समानुपाती होता है अणुभार के, आकर्षण बल ये समानुपाती होता है किसके, अणुभार के। और अगर अणुभार समान आ जाए तो मैंने कहा था ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी अंतः अणुक आकर्षण बल उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अंतः अणुक आकर्षण बल कम होगा तो भाई यहाँ पर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एक तरीके से। क्लियर है बात, ठीक है ओके। अंतः अणुक का मतलब तो एक ही अणु में, अंतरा अणुक है, अंतरा अणुक आकर्षण बल है ना। दो चीजें हैं, एक तो अंतः अणुक, एक है अंतरा अणुक। जैसे ए और ए दो अलग अलग अणुओं के बीच में आकर्षण हो रहा है ना, तो इसको अंतरा अणुक बोलेंगे। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आकर्षण हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में दो परमाणुओं के बीच में आकर्षण हो रहा है, तो उसको अंतः अणुक बोलते हैं। तो भाई ये ओवरऑल अपने पास बात है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो भाई ये ध्रुवीय तो होते हैं लेकिन इतने ज्यादा ध्रुवीय नहीं होते हैं, तो जल में जो है ये कम ही विलय होते हैं, एल्केन की बजाय जल में ज्यादा विलय होते हैं। लेकिन भाई ओवरऑल जो है इनकी विलयता क्या होती है, कम ही होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन और एल्काइन में से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए बस एक बार आपको केवल सरफेसली ध्यान में रखना है। बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आते हैं भाई इनकी बनाने की विधियों से और रासायनिक गुणों से। अब बात करते हैं, हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे कहां से, एल्कीन और एल्काइन बनाने की विधियां। ध्यान से देखें जरा, ध्यान से है ना, कि कैसे हम एल्कीन और एल्काइन बना सकते हैं। देखो डायरेक्टली आता हूं भाई, टॉपिक वाइज बात करते हैं, बनाने की विधियां। बनाने की विधियां, ठीक है भाई। एल्कीन और एल्काइन बनाना हम सीख रहे हैं। याद करो एक दिन मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था, ठीक है, अभिक्रियाओं के प्रकार बताए थे। मैंने वहां पर आपको बताया था कि 11th में कौन सी रिएक्शंस पढ़ेंगे, 12th में कौन सी रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास मतलब एक दिन बताया था मैंने, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं का क्लासिफिकेशन हमने किया था। उन्हीं रिएक्शंस में से एक रिएक्शन है वो अपन ले रहे हैं, विलोपन अभिक्रिया। ध्यान से देखना, विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। क्लियर है भाई, विलोपन अभिक्रिया से हम क्या करेंगे, एल्कीन और एल्काइन बनाएंगे, ठीक है। यानी एल्कीन और एल्काइन बनाने के लिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो किससे बनाएंगे, विलोपन अभिक्रिया द्वारा एल्कीन और एल्काइन हम बनाने वाले हैं, ठीक है। देखो जरा कैसे बनाते हैं विलोपन अभिक्रिया से एल्कीन और एल्काइन, ये हम सीखने वाले हैं भाई। विलोपन अभिक्रिया होती क्या है, बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल में से अगर कोई चीज गायब हो, है ना, विलोपित हो जाए, या मॉलिक्यूल छोड़कर कोई चीज बाहर निकल जाए, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उसको हम बोलेंगे विलोपन अभिक्रिया। क्लियर है बात, है ना। देखो जरा कैसे, कि जैसे मान लो हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, मान लो ACC, ठीक है, और ये इसको ऐसा ले लेता हूं ABCC, कोई ऐसा कंपाउंड है। और भाई इसमें आपने क्या करवा दिया, विलोपन करवा दिया, और विलोपन करवाने से हमारे पास बच गया भाई एक तो AB, और ये C2 जो है वो ऐसे करके क्या हो गया भाई, बाहर निकल गया। कुछ इस तरीके की रिएक्शन है, यानी C2 अगर कंपाउंड को छोड़कर बाहर निकल जाए तो इस तरीके की रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तीन प्रकार की मैंने आपको बताई थी विलोपन अभिक्रिया, एक तो अल्फा विलोपन, एक बीटा विलोपन, एक गामा विलोपन। मैं एक बार वापस से आपको रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि जब विलोपन पढ़ ही रहे हैं तो हमें पूरा इसको डिटेल में ही पढ़ना है।
तो देखना जरा ध्यान से, 3 प्रकार की बताई थी। एक तो बताई अल्फा विलोपन। अब भैया अल्फा विलोपन क्या होती है, तो भाई देखो जरा कि कंडीशन कुछ ऐसी है कि CH3 और ये CH2 और ये X और ये X, ठीक है। भाई देखो जरा, अगर यही ये वाला कार्बन अल्फा, कि जहां पर अपने पास क्या है भाई, ये वाला जुड़ा हुआ है, जहां पर दोनों हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो हेलोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, अल्फा। अल्फा कार्बन की परिभाषा जो है वो अलग अलग एस्पेक्ट में अलग अलग हो सकती है। जैसे भाई मुख्य क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा, बेंजीन वलय से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, ट्रिपल बॉन्ड या मुक्त मूलक या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा। तो इसकी अलग अलग एस्पेक्ट पे परिभाषाएं अलग अलग होती है। यहां पर हेलोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, ठीक है। और भाई अगर इसमें विलोपन होता है, मान लो दोनों के दोनों एक्स जो है वो एक साथ बाहर निकलते हैं इसी कार्बन से, भाई इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो हमारे पास पीछे बचेगा भाई CH3 और ये CH2 और ये साथ में X2 फ्री रेडिकल क्या हो गया, बाहर हो गया। ये रिएक्शन होगी एक तरीके से, ठीक है। तो अगर दोनों के दोनों कंपाउंड जो है, दोनों के दोनों जो भी निकला वो केवल अल्फा कार्बन से निकला, तो एक तरीके से इस प्रकार की रिएक्शन जो है उसको क्या बोल देंगे हम, अल्फा विलोपन। क्लियर है बात भाई। इसके ज्यादा एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में नहीं है, हाँ कुछ एग्जाम्पल है, उनकी बात हम कर लेंगे जब मैं आपको एक कार्बिन, एक कंपाउंड होता है, एक स्पीसीज होती है, एक प्रजाति होती है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा, तो भाई वहां पर हम अल्फा विलोपन की बात बेसिकली करेंगे। सेकंड जो टाइप ऑफ रिएक्शन है अपने पास वो है भाई बीटा विलोपन। बीटा विलोपन, अब क्या होगा भाई बीटा विलोपन में, हमारे पास क्या होने वाला है कि जैसे ये कोई कंपाउंड है X और ये X, ठीक है। अगर यहां पर विलोपन होता है, यहां पर विलोपन होता है, मान लो कि एक जो है वो हेलोजन यहां से कुछ अगर ऐसे विलोपन हुआ, ये एक अल्फा और अल्फा के बाजू में बीटा, आप चाहो तो इसको अल्फा ले सकते हो, इसको बीटा ले सकते हो, ठीक है ना। तो एक अल्फा से एक बीटा से अगर निकले तो इस तरह की जो रिएक्शंस है इनको बोलेंगे बीटा विलोपन। आप कहोगे कि सर इसको अल्फा बीटा विलोपन क्यों नहीं बोलते हैं, तो इसका जवाब आगे हम जब इसको डिटेल पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। तो भाई देखो जरा कि जैसे ही X2 बाहर निकला तो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो हमारे पास जो है वो CH3 CH और ये CH2 और साथ में X2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये लो जी, क्लियर है बात। एल्कीन बनेगी, यहां से एल्कीन बनेगी, एल्काइन भी बन सकते हैं, कब एल्काइन बनेंगे इसकी बात हम कर लेंगे। तो एल्कीन भी बन सकती है और एल्काइन भी बन सकते हैं, दोनों बन सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो है वो हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ओवरऑल अपनी हेडिंग क्या है कि भाई एल्कीन और एल्काइन बनाने की विधियां, और अपने सिलेबस में बीटा विलोपन को डिटेल में बताया गया है। क्लियर है। तीसरा वाला जो है वो रिएक्शन है अपने पास गामा विलोपन। तीसरा कौन सा है, गामा विलोपन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि भाई अल्फा बीटा और गामा, अल्फा कार्बन जैसे ये X है, जैसे ये X है, ये अल्फा बीटा और गामा, तो अगर गामा और अल्फा से निकल जाए 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई ओवरऑल जैसे ये गायब हो गया X2, है ना। तो एक अगर ये वाला जुड़ जाए, एक ये वाला जुड़ जाए, तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 कार्बन की रिंग बन जाएगी, CH2 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 और ये साथ में X2 बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर रिंग का निर्माण होता है। बेसिकली ये वाली रिएक्शंस भी हमारे नहीं पढ़ी जाती है, सिलेबस में नहीं है। हाँ एक एक दो दो एग्जाम्पल है तो वो अलग बात है, डिटेल में नहीं है। डिटेल में कौन सी है, बीटा विलोपन। क्लियर है बात। अब भाई बीटा विलोपन रिएक्शन जो है वो 2 प्रकार की होती है, इसको हम बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती है, और 2 प्रकार की कौन कौन सी है, एक तो होती है भाई इवन रिएक्शन, एक तो कौन सी होती है, इवन रिएक्शन, एक होती है भाई E2 रिएक्शन, ठीक है। एक तो हो गई कौन सी, इवन अभिक्रिया, एक हो गई कौन सी, E2 अभिक्रिया। 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है, E1 क्या है, E2 क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे E2 की, पहले E2 पढ़ेंगे फिर E1 पढ़ेंगे। दोनों की दोनों बीटा एलिमिनेशन का ही एक तरीके से प्रकार है। क्लियर है। तो भाई ये हो गया हमारे पास विलोपन अभिक्रिया का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। मैं चल रहा हूं E1 की तरफ, ठीक है। देखे ध्यान से, या हम चल रहे हैं भाई एलिमिनेशन की तरफ। तो एलिमिनेशन में पहले पढ़ने वाले हैं कौन सी रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन। हाँ भैया, E2
एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन क्या होता है, ठीक है भाई। देखना ध्यान से कि एक तो एलिमिनेशन का प्रकार है, विलोपन का प्रकार है E2। ई का मतलब होता है एलिमिनेशन, टू का मतलब होता है इस अभिक्रिया की कोटि 2 होती है। अब ये कोटि क्या चीज है, तो इस 2 को अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ई का मतलब क्या है, एलिमिनेशन यानी विलोपन। क्लियर है बात। अब देखना ध्यान से, डायरेक्टली मैं आता हूं भाई E2 एलिमिनेशन के उदाहरण, ठीक है, कि भाई कौन कौन सी ऐसे रिएक्शंस है जिनमें E2 एलिमिनेशन से हम क्या करेंगे, एल्कीन बनाएंगे। क्योंकि भाई E2 रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, है ना, तो डायरेक्टली इसके एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई E2 अभिक्रिया के, E2 एलिमिनेशन के, कंफ्यूज मत होना भाई, क्योंकि जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूं ऑर्गेनिक में, अगर सीक्वेंस आपके दिमाग में है ना, तो आप जो है वो कहीं कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है ना। E2 एलिमिनेशन के उदाहरण, ठीक है। सबसे पहला जो उदाहरण है उसका नाम है अपने पास वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, ये इसका इंग्लिश में नाम है, ठीक है। ध्यान से देखना क्या मतलब हुआ भाई, वी जिसके आगे भी वी लग जाए या डी लग जाए तो इसका मतलब होता है हटना, निकलना, यानी वहां पर विलोपन होगा किसी न किसी चीज का। किसका विलोपन होगा, नाम देखो जरा ध्यान से पढ़ो, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, हेलो यानी हेलोजन, यानी एक तरीके से हाइड्रोजन और हेलोजन यानी HX का मॉलिक्यूल कंपाउंड से बाहर निकलेगा। HX का जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये मॉलिक्यूल को छोड़कर क्या होंगे भाई, बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण यानी मॉलिक्यूल में से ओवरऑल HX का विलोपन, है ना। तो दिए गए यौगिक में से HX का विलोपन वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कहलाता है, ठीक है। कि भाई दिए गए यौगिक में से HX का विलोपन जो है उसको क्या बोलेंगे हम, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण बोलेंगे। कि मॉलिक्यूल में से HX का अगर विलोपन हो जाए तो वी हाइड्रो हैलोजनीकरण इसको बोला जाता है। क्लियर बात। अब देखना जरा कि मॉलिक्यूल में से HX का विलोपन होगा कैसे। भाई किसी भी रिएक्शन में 3 चीजें चाहिए आपको, 3 चीजें पता होनी चाहिए रिएक्शन में। एक तो रिएजेंट क्या है, ठीक है, रिएजेंट क्या है, एक सबस्ट्रेट क्या है, और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा। बस ये 3 चीजें किसी भी रिएक्शन में, ये 3 ही चीजें होती है, रिएजेंट, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस रिएक्शन में रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट, और रिएजेंट है, सबस्ट्रेट है, इनके बारे में बता चुका हूं। देखो जरा, रिएजेंट प्लस सबस्ट्रेट इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएजेंट को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अभिक्रमक, सबस्ट्रेट को बोलते हैं क्रियाधार। तो अभिक्रमक प्लस क्रियाधार इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, क्रियाकारक बोलते हैं या अभिकारक बोलते हैं, है ना। मैंने जीओसी जब स्टार्ट किया था ना, तभी मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना, कि एक रिएक्शन में आपको कौन सी चीजें देखने को मिलेगी। तो रिएजेंट क्या होता है यहाँ पर भाई, देखो जरा, रिएजेंट होता है एल्कोहलिक KOH और साथ में हीट, ये रिएजेंट होता है इस रिएक्शन के लिए। अब कैसे काम में लेना है ये तो मैं बताऊंगा। रिएजेंट का मतलब है एरो पर आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और भाई एरो पर जो लिखा होता है किसी भी रिएक्शन में, उसी से हम रिएक्शन को पहचानते हैं, है ना। तो एल्कोहलिक KOH और साथ में अगर हीट देखने को मिल जाए तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो एक तरीके से किसकी है, विलोपन की है, विलोपन होगा यहाँ पर, है ना। ये विलोपन करने का काम करता है। या इसकी जगह जो है वो आप काम में ले सकते हो भाई NaNH2 काम में ले सकते हो, और साथ में हीट काम में ले सकते हो। या इसकी जगह जो है वो आप RONA, ठीक है, और ROH काम में ले सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट क्या है वो भी बताऊंगा। या इसकी जगह जो है वो ये भी लिखा हुआ मिल सकता है C2H5ONA और C2H5OH, या फिर ये भी लिखा हुआ मिल सकता है C2H5O- और C2H5OH, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। या RO- और ROH, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। इनमें से कोई भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है एरो पर,
ठीक है। सबसे ज्यादा जो है वो आपको NaNH2 हो गया, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, तीनों में से ये इनमें से कोई भी लिखा हुआ मिल सकता है एरो पर, और सबके सब एक ही काम करते हैं, विलोपन का काम करते हैं। क्लियर है। अब रिएक्शन कौन सी है, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण है। तो यहां पर सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट, अपना सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार जो होगा वो होगा भाई एल्काइल हैलाइड। क्या होगा, एल्काइल हैलाइड, ये हमारा सबस्ट्रेट होगा, एल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट होगा। और एल्काइल हैलाइड जो है वो क्या होता है कि भाई एल्काइल ग्रुप होगा RH, एल्काइल हैलाइड का मतलब है एक तरीके से RH, ये हमारा सबस्ट्रेट होगा, हेलोजन वाला कंपाउंड। ठीक है। और भाई रिएक्शन किसके साथ, रिएजेंट सबस्ट्रेट की रिएक्शन होगी, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बेसिकली एल्कीन या एल्काइन भी बन सकता है। एल्काइन की बात हम फर्दर आगे करेंगे, अभी के लिए हम बात करेंगे किसकी, एल्कीन की। ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। अब देखो जरा एग्जांपल से मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा भाई। देखो जरा एग्जांपल, अपने पास रिएक्शन कुछ ऐसी है कि CH3 CH2 और ये CH2 और ये हेलोजन X। ठीक है, कोई भी हेलोजन कहां पे ले सकते हो। एरो पर आपको लिख के दे दिया, जैसे मान लो NaNH2 लिख के दे दिया एरो पर, और साथ में हीट लिख के दे दिया, गर्म कर दिया। ठीक है ना। तो भाई देखना जरा क्या करना है आपको, ये वाला कार्बन, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसको अल्फा, और बाजू वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। क्लियर है बात। तो एक तो अल्फा एक बीटा है, तो आपको क्या करना है, अल्फा से तो हेलोजन हटाना है, बीटा का ये हाइड्रोजन जो है मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, अल्फा का जो है वो क्या करना है, हेलोजन, और बीटा का हाइड्रोजन। ओवरऑल जो है वो कुछ इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ से HX बाहर हो गया। क्लियर है, ये HX बाहर हो गया। ठीक है। और HX बाहर होने के बाद यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड लगाना है, तो हमारे पास CH3CH और ये डबल बॉन्ड CH2, और साथ में HX क्या हो गया भाई, बाहर हो गया। ये रिएक्शन होगी, ये काम करना है, अल्फा बीटा से आपको क्या करना है, HX बाहर करना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई रिएक्शन है, यहां से हाइड्रोजन को काट दिया चाकू से, हेलोजन को चाकू से काट दिया और दोनों को गोंद से चिपका दिया और लो जी भाई डबल बॉन्ड बना दिया, HX बना दिया। ऐसा नहीं होता है। बार बार बताया है कि कभी भी किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड टूटता है या फिर बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना सारा इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी का खेल है। इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी होती है तो ही बॉन्ड बनता है और तो ही बॉन्ड टूटता है, सीधी सी बात है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी हुई है, और भाई उसी इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी को हमें समझना है। समझ रहे हो बात को। तो भाई देखना जरा कि कैसे क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी जो हुई है उसको कैसे हम चेक करेंगे। देखे जरा, इसको मिटा दो, है ना, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, है ना, कि इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी किस तरीके से होती है रिएक्शन में, उसके लिए हमें क्या करना होता है, मैकेनिज्म देखनी होती है। अब मैकेनिज्म में एक चीज बता देता हूं भाई, देखो जरा, एल्कोहलिक KOH क्या है, क्षार। ठीक है। NaNH2 ये भी एक क्षार है, RONA ये सारे के सारे क्षार है। तो भाई हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन का कंसेप्ट ये है कि ये रिएजेंट जो है सारे के सारे क्षार है। एक तरीके से रिएक्शन में आपको प्रबल क्षार के साथ गर्म करना होता है, तब जाके एलिमिनेशन होता है। क्षार है, क्षार क्या होता है, ऐसी प्रजातियां जो आंशिक धनावेशित, ऐसी प्रजातियां जो H+ को लोन पेयर दे सके, जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देती है उनको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। भाई बहुत ही अच्छे से हमने क्षार या सामर्थ्य पढ़ी है ना, जीओसी में। तो क्षार क्या है, ऐसी प्रजातियां जो लोन पेयर दे सके किसको, H+ को, उनको क्षार बोलते हैं। ये सारे के सारे जो है वो अभी आप देखोगे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में कि H+ को लोन पेयर देने का काम करते हैं, इसलिए ये क्षार है। क्लियर बात। अब देखना जरा, इसको तो मैं मिटा रहा हूं। रिएक्शन कैसे चलती है, तो इसके लिए मैकेनिज्म हम देखते हैं। मैकेनिज्म देखो भाई, ये रिएक्शन है, CH3 CH और ये CH2 और ये X। ठीक है भाई, सबसे पहले NaNH2 है। ठीक है, तो NaNH2 ये टूटा टूटा कुछ ऐसे टूटा, Na+NH2-। क्लियर बात। अब NH2- आया,
NH2 माइनस। भाई नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज लोन पेयर दे सकता है, नेगेटिव चार्ज दे सकता है। भाई ये जो अल्फा और ये बीटा, ठीक है, ये अल्फा है और ये वाला जो कार्बन है ये बीटा है, ये बीटा हाइड्रोजन है। भाई बीटा हाइड्रोजन जो होता है ना, यहां ये वाला है, ये एसिडिक नेचर का होता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन किस नेचर का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों होता है अम्लीय प्रकृति का? भाई जहां पर भी अम्लीय प्रकृति की बात आए, जहां पर भी एसिडिक नेचर की बात आए, वहां हम एक ही काम करते हैं, वो क्या है? संयुग्मी क्षार का स्थायित्व चेक करते हैं कि अपना संयुग्मी क्षार जितना ज्यादा स्टेबल होता है, एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर बात? तो भाई यहां पर भी यही है कि भाई देखो जरा, हेलोजन का -I लग रहा है, यहाँ पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पर, जब संयुग्मी बनाएंगे यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे, -I की वजह से संयुग्मी स्टेबल है। आप कहोगे कि सर यहाँ पर संयुग्मी स्टेबल क्यों नहीं है? यहाँ पर भी तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर भी संयुग्मी स्टेबल होना चाहिए। लेकिन भाई अल्फा, मतलब आपके अकॉर्डिंग अल्फा वाला भी क्या होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। लेकिन भाई ओवरऑल अल्फा वाला जो है ना, वहां से हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता है। इसका रीजन मैं आपको एक और आगे बताऊंगा। देखो जरा, H+ निकला यहाँ से तो पीछे माइनस चार्ज आया, माइनस आया तो ये क्या करेगा भाई? इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, माइनस कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एक कंडीशन ये है कि CH3 CH2 और ये CH है ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अगर आता है, ये अल्फा है ना, तो आप कहोगे कि सर ये तो दूरी कम हो गई, और ज्यादा हो गया -I, नेगेटिव चार्ज और कम हो गया। लेकिन एक चीज देखना, यहाँ पर जो है वो हेलोजन और इस नेगेटिव और इस हेलोजन के लोन पेयर के बीच में क्या हो जाता है? रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए उतनी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती जितनी यहाँ पर है। एक रीजन और है जिसकी बात हम आगे करेंगे। क्लियर है बात? तो भाई बीटा हाइड्रोजन जो है वो किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। और ये अपना क्या है? ये वाले भाई साहब, ये वाले भाई साहब है क्षार, ये है भाई अम्ल, एक तरीके से तो अम्ल क्षार रिएक्शन होगी। एक चीज और बता देता हूं, अगर किसी कंटेनर में एक से ज्यादा प्रकार की रिएक्शन चलने की संभावना है, अगर किसी कंटेनर में, किसी पात्र में एक से ज्यादा प्रकार की अभिक्रिया चलने की संभावना है और वहां पर एसिड बेस रिएक्शन अगर हो सकती है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि एसिड बेस रिएक्शन सबसे जल्दी हो। यानी जनरली एसिड बेस रिएक्शन जो है वो सबसे जल्दी होती है, बहुत फास्टली होती है। तो बाकी की रिएक्शन तो बाद में होगी, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये वाले भाई साहब यहाँ H दिखेगा और ये एसिड दिख गया, तो चलो अटैक करते हैं। तो इन भाई साहब ने H को अटैक किया, H पर अटैक किया। अब H जो है वो इसको क्या चाहिए? ये एसिड, ये बेस, भाई दोनों एक दूसरे को फूटी आग नहीं सुहाते हैं, है ना, तो दोनों लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। यहाँ से H+ निकलेगा, H+ निकलेगा तो पीछे नेगेटिव चार्ज, भाई इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो H+ निकल गया, पीछे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां शिफ्ट होंगे। जैसे ही यहां शिफ्ट हुए तो भाई देखना जरा, ये वाला बॉन्ड जो है ना, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वैसे भी आपको पता है हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हेलोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचना चाहता है, लेके जाना चाहता है, लेकिन जब तक इस कंपाउंड के पास क्षार नहीं था तब तक पूरी तरह से हेलोजन जो है वो बंद के इलेक्ट्रॉनों को लेके नहीं जा सकता है, क्योंकि विद्युत ऋणताओं के अंतर के कारण इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट केवल आंशिक रूप से होता है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो हेलोजन यहां से भागना चाहता है, लेकिन भाई जैसे ही, अब भागना तो चाहता है लेकिन कार्बन आसानी से जाने थोड़ी ना देगा। अब देखो, जैसे ही क्षार आया, यहां से H+ गायब हुआ, H+ गायब हुआ, ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हुआ। अब इस कार्बन को हेलोजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब ये वाला कार्बन क्या करेगा? हेलोजन को कहेगा भाई जा, ठीक है, तेरे को ज्यादा जल्दी लगी है, जा ये ले जा, जा जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। तो इसने हेलोजन को यहां से बंद के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर दिया भाई? बाहर कर दिया। तो ओवरऑल रिएक्शन में यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। यहां पर जो है वो X बाहर निकल गया, यहां से H बाहर निकल गया, और ओवरऑल रिएक्शन में HX बाहर निकला, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब देखो ये सारे काम जितने भी चल रहे हैं, ये सारे काम एक साथ होते हैं। कहने का मतलब ये है भाई, NH2 का अटैक करके H को लेके जाना, यहां पर डबल बॉन्ड का बनना, इस बॉन्ड का इधर शिफ्ट होना, हेलोजन का नीचे से बाहर निकलना, ये सारे काम एक साथ होते हैं। और जब सारे काम एक साथ होते हैं तो इसको हम कुछ यूं प्रदर्शित करते हैं, CH3 CH, भाई देखो जरा CH2, यानी इधर से तो हेलोजन बाहर निकल रहा है, ठीक है, इधर से ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और भाई इधर से जो है, इधर धीरे धीरे डबल बॉन्ड बन रहा है।
ये सारे काम जो है ना वो एक साथ होते हैं, एक साथ। और ये NH2 माइनस आया, ये इस हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, ये सारे काम जो है वो एक साथ होते हैं। और ये जो हमारे पास बीच में एक स्टेट बनती है, इसको हम बोलते हैं भाई संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं भाई इसको ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला? ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है बात? अब भाई ये देखा जाता है कि रिएक्शन का ये वाला स्टेप जो है, ये वाला स्टेप स्लो स्टेप होता है। कैसा होता है? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप किसी भी रिएक्शन का जो है उसको हम RDS बोलते हैं, अभिक्रिया। RDS का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया दर निर्धारक पद। ये RDS का मतलब होता है, रेट डिटरमिनाइजिंग स्टेप। ये RDS का मतलब होता है। अब ये होता क्या है उसकी बात करते हैं, देखो जरा। ठीक है, फिर देखो जरा, संक्रमण अवस्था के बाद में नेक्स्ट जब सारा सब कुछ हट जाएगा, फाइनली हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये वाला बन जाएगा। हैलोजन बाहर हो गया और ये बाहर हो गया, सारा सब कुछ बाहर हो गया। ठीक है, ये वाला स्टेप जो है वो रिएक्शन का फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, अब भाई मुझे कैसे पता चला पहली बात कि कौन सा स्टेप स्लो है कौन सा फास्ट है? तो भाई ये चीज एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा? तो याद रखना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि हम एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां पर एक्सपेरिमेंट करने तो बैठेंगे नहीं, याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जरा, ये वाला स्लो है वो फास्ट है। फास्ट स्टेप पर इतना ज्यादा हमें फोकस नहीं करना है, किसी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप है उस पर फोकस करना है। ये वाला रिएक्शन का स्लो स्टेप है, इस पर फोकस करना है। ठीक है, अब ये RDS क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। भाई देखना जरा, ध्यान से देखना। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमिनाइजिंग स्टेप, यानी इस अभिक्रिया की जो दर है वो इस स्टेप पर निर्भर करेगी। यानी अभिक्रिया किस वेग से आगे जाएगी, किस स्पीड के साथ आगे जाएगी, डिपेंड किस पर करेगा? इस RDS पर निर्भर करेगा कि ये RDS कितनी जल्दी से होता है। देखो जरा कैसे। भाई एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, शायद मुझे एक्चुअल में तो याद नहीं है, मैंने शायद आपको RDS के बारे में पहले बताया था, नहीं बताया तो वापस से देख लेते हैं, नहीं बताया तो देख लेते हैं, और बता दिया तो वापस से देख लेते हैं। ठीक है भाई, देखो जरा क्या है कि दो लोग हैं, मान लो A और B। इनको एक 5 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करने को मैंने बोला। 5 किलोमीटर की एक रेस इनको क्या करनी? कंप्लीट करनी है, A और B को। ठीक है, अब भाई A जो है ना, ये वाले भाई साहब जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हैं, और ये वाले भाई साहब जो है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हैं। ठीक है, अब ये भाई, ये मान लो तुम हो, ये मान लो मैं हूं। ठीक है ना, अब मेरी स्पीड स्लो है, तुम अभी जो है वो तुम्हारी स्पीड तेज है। तो भाई देखो जरा कि A कितनी देर में पहुंच जाएगा भाई अपने एंड पॉइंट पर? A पहुंच जाएगा 1 घंटे में। B को कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा लगेगा B को। क्लियर है बात? स्लो कौन है इनमें से? B जो है वो स्लो है, ये वाले भाई साहब फास्ट है। ठीक है, मैं आपको बोलूं कि रेस कितनी देर में कंप्लीट होगी? कितनी देर में होगी? 1 घंटे में कि 2 घंटे में? रेस कब कंप्लीट होगी? जब सारे के सारे पार्टिसिपेंट एंड पॉइंट पर पहुंच जाए तो रेस कंप्लीट होगी। यानी A और B दोनों जब लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएंगे ना तो रेस कंप्लीट मानी जाएगी। हाँ, जीत जाएगा A वो बात अलग है, लेकिन भाई B जब पहुंचेगा तो रेस कंप्लीट मानी जाएगी। तो B पहुंचा 2 घंटे में, रेस कितनी देर में कंप्लीट हुई? 2 घंटे में। यानी रेस को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम किस पर डिपेंड करेगा? स्लो वाले पर डिपेंड करेगा। B बोलेगा कि भाई मैं 4 घंटे में आऊंगा तो 4 घंटे में रेस कंप्लीट होगी, मैं 1 घंटे में आऊंगा तो 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। और भाई अगर जो है वो B जो है 10 घंटे में आए तो रेस कितनी देर में? 10 घंटे में। यानी ओवरऑल B अगर स्लो चलेगा तो रिएक्शन, B अगर स्लो चलेगा तो रेस धीरे कंप्लीट होगी, B तेजी से चलेगा तो रेस जल्दी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि रेस को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है? स्लो वाले पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखना, हालांकि इसका इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि भाई ये कंपाउंड है, रिएक्शन को आगे बढ़ना है। अब भाई ये वाला स्टेप स्लो स्टेप है, ये जितनी तेजी से होगा उतनी तेजी से संक्रमण अवस्था बनेगी, और फिर ये वाला स्टेप तो फास्ट है ही है। यानी ये स्टेप अगर धीरे धीरे होगा, ये वाला स्टेप धीरे होगा। अब ये वाला स्टेप धीरे हो, आगे वाला कितना भी फास्ट हो, अगर ये ही नहीं बन रही है, संक्रमण अवस्था नहीं बन रही है, तो भाई आगे वाला स्टेप कितना भी फास्ट हो जाए, रिएक्शन तो क्या रहेगी? स्लो ही रहेगी ना, है ना। अगर रिएक्शन में यही नहीं बन रही है, संक्रमण अवस्था नहीं बन रही है, तो आगे वाला स्टेप कितना ही फास्ट हो जाए, भाई मतलब क्या है उससे, है कि नहीं? तो भाई ये वाला जो है स्लो स्टेप है, इसी पर डिपेंड करती है अभिक्रिया की दर।
ये वाले भाई साहब जितनी तेजी से भागेंगे, ये रिएक्शन जितनी तेजी से होगी, हम बोलेंगे कि रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए किसी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप है उसको क्या बोलते हैं? RDS बोलते हैं, रेट डिटरमिनाइजिंग स्टेप बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो भाई ये हमारे पास रिएक्शन है। ओवरऑल HX का क्या हो गया भाई? एलिमिनेशन हो गया। आप कहोगे कि सर HX का एलिमिनेशन कहां हुआ इसमें? आपने कहा एक तो X माइनस निकल गया है ना, एक ऊपर से H जो है वो इसको लेके भाग गया, तो HX कहां निकला भाई? कुछ ऐसे देखना जरा, NH2 माइनस और H प्लस, ये NH3 बन गया, यहां से X माइनस बाहर निकला, तो ये X माइनस जो है वो क्या करेगा? अब इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया ना, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और ये वाला जो है वो एक तरीके से नेगेटिव चार्ज है, तो भाई अब इन दोनों में रिएक्शन हो जाएगी, तो HX और साथ में NH2 माइनस वापस से क्या हो जाएगा? बन जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है बात? तो भाई कुछ इस तरीके से HX का विलोपन होता है। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास क्या हो गई? मैकेनिज्म हो गई। रिएक्शन जो है वो पूरी ओवरऑल रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। कुछ पॉइंट्स है इस रिएक्शंस के बारे में, इस मैकेनिज्म के बारे में, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। पहले हम बात कर लेते हैं उन पॉइंट्स की, क्वेश्चन कैसे आता है, तो इन पॉइंट्स में से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, रिएक्शन से क्वेश्चन कैसे आएगा, तो इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद वो आपको बताएंगे। इसको तो मिटा दे रहा हूं। देखिए जरा, देखो जरा देखो इसे क्या हुआ है। देखो कि भाई ये हमारे पास जो है वो अपनी रिएक्शन, जो पॉइंट्स ध्यान में रखने है ना, पहला पॉइंट यही है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि इस रिएक्शन की जो रेट है, ठीक है, इस रिएक्शन की जो रेट है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पर, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ बेस पर। ठीक है, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, ये एक्सपेरिमेंटल है। ये जो मैं लिख रहा हूं ना कि अभिक्रिया की दर, ये एल्केल हैलाइड की सांद्रता, याद करो मैंने आपको एक बताया था भाई, साम्य के बारे में छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बताया था, गुलबर्ग और बागे नियम, है ना, कि अभिक्रिया की दर जो है वो किसके समानुपाती होती है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। कहां पढ़ाया था? जीओसी में पढ़ा था, जब मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताई थी ना, गुलबर्ग और बागे का नियम, बिल्कुल वही है। ये एक्सपेरिमेंटल होता है कि रेट जो है ना वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता की घात 1 और क्षार, ये जो क्षार आपने ले रखा उसकी सांद्रता की घात 1, दोनों के गुणनफल के समानुपाती होती है। क्लियर है? और ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, इसको हम बोलते हैं अभिक्रिया दर नियम। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया दर नियम। अभिक्रिया दर नियम। और ये क्या होता है भाई? एक्सपेरिमेंटल होता है। क्लियर है? ठीक है, तो देखना जरा, ये देखा गया है कि अभिक्रिया की दर इन दोनों की सांद्रताओं की एक एक घात के समानुपाती होती है, गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, अभिक्रिया दर नियम में इनकी सांद्रताओं की घातों का योग, इसकी घात 1, इसकी घात 1, ठीक है। अभिक्रिया दर नियम में क्रियाकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग, या अभिक्रिया दर नियम में जो भी लिखा होता है, इनकी घातों की सांद्रता, इनकी सांद्रताओं की घातों का योग, सांद्रता की घात 1, सांद्रता की घात 1, इसी योग को हम बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। तो इसकी कोटि कितनी होगी? 1 + 1 कितनी होगी? 2। तो पहली बात, रिएक्शन की कोटि पूछ सकता है आपको, और भाई क्योंकि इस रिएक्शन की कोटि 2 है, इसीलिए इस रिएक्शन को E2 एलिमिनेशन बोलते हैं। पहली बात तो इसमें विलोपन हो रहा है ना, HX बाहर जा रहा है, तो एलिमिनेशन है। और E2 एलिमिनेशन क्यों है? क्योंकि कोटि कितनी है इसकी? 2 है, एल्कीन बनी रही है इसमें, ठीक है ना, तो इसकी कोटि 2 है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई? E2 एलिमिनेशन, है ना, E2 एलिमिनेशन। ये तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट, इस अभिक्रिया में विपक्ष विलोपन होता है। क्या होता है भाई? विपक्ष विलोपन होता है। इस रिएक्शन में जो है वो विपक्ष विलोपन होता है। विपक्ष विलोपन क्या चीज है भाई? देख लो जरा कि हाइड्रोजन और हेलोजन, ये हेलोजन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से निकलेंगे। हेलोजन अगर इधर से है तो हाइड्रोजन इधर से निकलेगा।
आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो दोनों एक साथ आपने निकाल दिए। भाई शॉर्ट में आप निकाल सकते हो, ये मैकेनिज्म नहीं है ना, ये तो एक जनरल रिएक्शन है। तो शॉर्ट में आप ऐसे बाहर निकाल सकते हो हाइड्रोजन और हेलोजन को, लेकिन एक्चुअल में ये देखा जाता है कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन से बाहर निकलते हैं। एक तल के ऊपर से बाहर निकलता है तो दूसरा तल के पीछे से बाहर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से बाहर निकलते हैं। तो ये एक विपक्ष विलोपन है। एक होता है समपक्ष विलोपन, अगर दोनों एक ही दिशा से निकले तो उसको समपक्ष विलोपन बोलते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन कैसी है, विपक्ष विलोपन का ही एक प्रकार है। क्लियर है भाई? अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इस अभिक्रिया में एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, हेलोजन सभी एक ही तल में उपस्थित होते हैं। भाई इस रिएक्शन में जो संक्रमण अवस्था बनी है, इस रिएक्शन में जो संक्रमण अवस्था बनी है, ये एंटी पेरिप्लेनर होती है। एंटी पेरिप्लेनर कहने का मतलब है ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा हाइड्रोजन, ये हेलोजन, ये क्षार, ये सारे के सारे एक ही तल में होते हैं और इसी पोजीशन, इसी कंडीशन को हम एंटी पेरिप्लेनर बोलते हैं। ठीक है ना? तो इस रिएक्शन में एक तरीके से आप बोल सकते हो कि भाई एंटी पेरिप्लेनर संक्रमण अवस्था बनती है। ठीक है ना? ये 2-3 पॉइंट है जो आपको इस रिएक्शन के बारे में क्या करना है, ध्यान में रखने। ठीक है, अब हम आते हैं भाई हमारे टॉपिक की तरफ कि भाई एल्कीन, अब क्वेश्चन अगर दे दे आपको इससे, तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। ये तो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे सकता है आपको बीटा विलोपन के बारे में। अब आता है कि भाई जैसे प्रोडक्ट बनाने का क्वेश्चन दे दे तो वो क्वेश्चन कैसे आएगा, उसकी बात कर लेते हैं। देखना जरा, मिटा दूं? बिल्कुल मिटाऊंगा भाई, नोट तो कर ही लिया होगा, इतने तो होशियार हुई हो। भाई पहले हम ऐसी रिएक्शन देखेंगे जिनमें एल्कीन बनता है। एल्काइन बनाने में इसी रिएक्शन से एल्काइन भी बन सकते हैं, है ना, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले एल्कीन की बात कर रहे हैं। देखो जरा एग्जांपल के लिए, देखो ध्यान से, है ना भाई, ये 2 एग्जांपल है। अब इनमें हमें प्रोडक्ट बताना है। जब भी आपको ऐसा कोई एग्जांपल दे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है भाई, देखना ध्यान से। आपको पहले तो रिएक्शन को पहचानना है। कैसे पहचानोगे? एक तरफ एल्काइल हैलाइड दे दिया, एक तरफ आपको एल्कोहलिक KOH। ध्यान रखना KOH 2 प्रकार का होता है। एक तो एरो पर एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ आएगा, एक एरो पर एक्वस KOH लिखा हुआ आएगा, जलीय KOH। एक तो आएगा एल्कोहलिक KOH, एक आएगा जलीय KOH। दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का अलग अलग काम है। एल्कोहलिक KOH विलोपन करने का काम करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको दे दी है। ठीक है ना? तो ये वाला देखना जरा, ये कार्बन अल्फा, आपको कैसे सोचना है। अगर पता चल जाए कि भाई विलोपन करवाना है तो क्या सोचना है। ये कार्बन अल्फा क्लोरीन से जुड़ा हुआ,
ये अल्फा के जस्ट बाजू में क्या हो गया भाई, बीटा, ये बीटा हो गया और ये भी क्या हो गया, बीटा। क्लियर है? तो अल्फा बीटा बीटा, ठीक है। आपको अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन निकालना है। क्लियर? अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन। दो पॉसिबिलिटी यहां पर बन सकती है भाई, यहां से हेलोजन, यहां से हाइड्रोजन। अगर यहां से हेलोजन, यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला बनेगा CH CH CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? अगर यहां से हेलोजन, यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। ठीक है? ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, इसमें दो प्रोडक्ट संभव है। नीचे वाले में बात करते हैं भाई, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो अल्फा, अल्फा के बाजू में ये बीटा, अल्फा से जस्ट जुड़ा हुआ बीटा, ये बीटा, ये बीटा। कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? आप कहोगे कि सर 3 बीटा है, तो 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं। तीनों बीटा कार्बन एक जैसे हैं। आप चाहे यहां से देखो कैसे एक जैसे हैं, यहां से हेलोजन, यहां से हाइड्रोजन निकाल दो, प्रोडक्ट ये वाला बना। क्लियर? यहां से हेलोजन, यहां से हाइड्रोजन निकाल दो, प्रोडक्ट ये वाला बना। क्लियर? यहां से हेलोजन, यहां से हाइड्रोजन निकाल दो, प्रोडक्ट ये वाला बना। ठीक? समझ गए? अब देखना भाई, तीनों एक ही तो है, नाम लिख के देखो, देखो 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपीन, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपीन, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो भाई ये तीनों कैसे है, एक ही है, तो इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे? इसमें केवल एक प्रोडक्ट बनेगा और वो प्रोडक्ट ये वाला है। क्लियर है? अब भाई ध्यान से देखना, ऊपर वाली रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो उत्पाद मिल रहे हैं। आपको पूछ लिया कि भाई ज्यादा कौन सा बनेगा, मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये पूछ लिया। भाई किसी भी रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? जो ज्यादा स्थायी होता है। ज्यादा स्थायी चीज हमेशा ज्यादा बनती है, या ज्यादा स्थायी चीज हमेशा जल्दी बनती है? समझ रहे हो बात को? ज्यादा स्थायी चीज हमेशा जल्दी बनती है। तो ज्यादा स्थायी कौन सी? भाई एल्कीन की स्टेबिलिटी को कैसे समझते हैं, एल्कीन के स्थायित्व की व्याख्या कैसे करते हैं? अति संयुग्मन और अनुनाद से करते हैं। अति संयुग्मन तो इनमें होगा, अनुनाद इनमें होगा नहीं, क्योंकि संयुग्मी एल्कीन नहीं है, डबल सिंगल डबल अनुनाद नहीं है। तो अति संयुग्मन कैसे चेक करते हैं? अल्फा हाइड्रोजन से, जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा 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 एच कितने? 6। इन भाई साहब के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन इनके पास है केवल 2। ठीक है, तो ये वाली ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, और ये वाली कम स्टेबल है, लेस स्टेबल, इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो जो ज्यादा स्टेबल है ये वाली मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि भाई जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है ना, एक ही रिएक्शन में अगर दो या दो से ज्यादा तरह की एल्कीन बने तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है उसका एक नाम हो रहा है, उसको सेज़ेफ एल्कीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेज़ेफ एल्कीन। ये सेज़ेफ एल्कीन है, या इसको ज़ेथसेफ भी बोलते हैं, उल्टा ज़ेथसेफ। ठीक है, सेज़ेफ जनरली बोला जाता है, तो सेज़ेफ एल्कीन बोलते हैं। कम स्थायी एल्कीन को हॉफमान एल्कीन बोलते हैं, हॉफमान एल्कीन। ठीक है, ये कम स्थायी होती, कम स्थायी, और ज्यादा स्थायी सेज़ेफ एल्कीन, ये ज्यादा स्थायी होती है। जो भी ज्यादा स्थायी होती है उसको सेज़ेफ एल्कीन बोला जाता है, कम स्थायी एल्कीन को क्या बोलते हैं? हॉफमान एल्कीन बोलते हैं। सेज़ेफ एल्कीन ज्यादा स्थायी एल्कीन होती है, तो मेजर प्रोडक्ट इसमें सेज़ेफ एल्कीन होगी, हॉफमान एल्कीन माइनर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? अब एक पॉइंट और लिख रहा हूं, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक समावयवी उत्पाद बनने की संभावना हो, या समावयवी उत्पाद प्राप्त हो,
रीजियो चयनात्मक अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है भाई, क्या लिखा है देखो जरा ध्यान से कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से ज्यादा समावेवी उत्पाद प्राप्त हो उनको रीजियो चयनात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, मतलब दो या दो से ज्यादा समावेवी कैसे कि भाई इसका नाम देखो, ये 1 2 3 4, ये 2 ब्यूटीन है, ये वाला 1 2 3 4, ये वाला 1 ब्यूटीन है। तो दो या दो दो अलग अलग हो गए ना, समावेवी है दोनों एक दूसरे के, तो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ये रिएक्शन एक रीजियो चयनात्मक रिएक्शन है। नीचे वाली रिएक्शन में केवल एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, ये वाली रिएक्शन रीजियो चयनात्मक नहीं है, रीजियो चयनात्मक नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रीजियो चयनात्मक है, या निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रीजियो चयनात्मक नहीं है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, समझ गए बात को। तो भाई ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल क्या हो गई, एक तरीके से रिएक्शन हो गई। रीजियो सिलेक्टिविटी क्या होती है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। कुछ और एग्जाम्पल हम इस रिएक्शन के देखना चाहेंगे, देखो जरा। सिंपल सा काम है भैया, चेक करो भाई प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है। जितने भी संभव उत्पाद है ना वो सारे आपको बताने हैं, और मुख्य उत्पाद क्या हो सकता है ये भी बताना है। जल्दबाजी नहीं करनी है भाई, समझो पहले। देखो जरा चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी बता सकते हो कि रिएक्शन रीजियो चयनात्मक है या नहीं है, ये भी आपको बताना है। देखते हैं, एक और एग्जांपल लिख देता हूं ना। हाँ भाई देखो, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो अल्फा, अल्फा के बाजू में बीटा, और ये वाला भी बीटा। क्लियर है? तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, यानी ये प्रोडक्ट बनेगा। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। अब बताना है सज्जफ एल्कीन कौन सी है इनमें से, पहली वाली की दूसरी वाली। जो ज्यादा स्टेबल होगी वो सज्जफ एल्कीन होगी। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने, केवल एक अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने, तीन, तीन छह, तीन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, ये वाला ही सज्जफ एल्कीन है। ठीक है, आपको ऐसा भी पूछ सकता है निम्न अभिक्रिया से बनी कौन सी एल्कीन सज्जफ एल्कीन होगी, है ना, या निम्न में से कौन सी एल्कीन सज्जफ एल्कीन होगी अभिक्रिया के लिए। तो इसमें ये सज्जफ एल्कीन है, ये हॉफमान एल्कीन है। यहाँ पर बात करते हैं, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। तो एक तो ये वाली एल्कीन बनेगी, अगर ऊपर से हाइड्रोजन निकलता है, यहां से हेलोजन निकलता है तो ये, और अगर ऊपर से हेलोजन यहां से हाइड्रोजन निकलता है तो ये। सज्जफ एल्कीन कौन सी है भाई बोलो जरा, पहले वाले की दूसरे वाले, दूसरे वाले, ये वाली मेजर प्रोडक्ट होगी, ये सज्जफ एल्कीन है।
ये भी रीजियो चयनात्मक है, ये भी रीजियो चयनात्मक है। क्यों? तो दो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, दोनों समावेशी प्रोडक्ट है। यहाँ चेक करते हैं, ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एक तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, एक ये प्रोडक्ट मिलेगा। बोलो जरा ज्यादा स्टेबल कौन सी है? अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, ये वाला सेजाफेल्किन है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? यहाँ चेक करते हैं भाई, ये वाला देखो जरा, ये अल्फा, सॉरी ये अल्फा, ये बीटा, ये भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ बीटा और ये भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ बीटा। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे भाई? ये दोनों बीटा कार्बन सेम ही है, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हैलोजन निकाल दो, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हैलोजन निकाल दो, एक ही बात है। तो इसमें भी दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो ये वाला मिलेगा, अगर ऊपर वाले से निकलता है हैलोजन, ऊपर वाले से हाइड्रोजन निकलता है तो ये बन जाएगा, और अगर नीचे वाले से निकलता है तो ये। अब भाई मेजर कौन सा है चेक करो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा अल्फा अल्फा, 3 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास चेक करते हैं, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला मेजर होगा, ये मेजर प्रोडक्ट है। ये सेज़ेफ एल्कीन है, ये हॉफमान एल्कीन है। क्लियर है बात? यहाँ चेक करते हैं भाई, ये अल्फा, ये बीटा, तो यहाँ पर तो एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, यहाँ पर तो केवल ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, एक ही बनेगा, यही मेजर होगा, है ना। दूसरा प्रोडक्ट तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही प्रकार का बीटा कार्बन है, यहाँ पर एक ही प्रकार का बीटा हाइड्रोजन है इसके पास। तो भाई ये वाली रीजियो चयनात्मक है, बाकी सारी रीजियो चयनात्मक है, ये वाली रिएक्शन रीजियो चयनात्मक नहीं है, क्योंकि इसमें केवल एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज्यादा समावेशी उत्पाद बने, उनको रीजियो चयनात्मक बोलते हैं। लास्ट वाली रीजियो चयनात्मक नहीं होगी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो भाई ये थी आज की क्लास। इसमें कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो तो बिल्कुल आप मेरे को भेजें, आपका डाउट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें या इससे पहले किसी भी क्लास में डाउट हो भेजें, ठीक है। और इसके आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से हम आगे करते हैं कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।